हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आप सबका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज के सीरीज में हमारा 4th लेक्चर है जो कि राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स जो थे उसका 3rd पार्ट आज हम डील करेंगे, जिसमें हम जाट्स और अफगान्स के बारे में समझेंगे। तो अगर हम बात करें जाट स्टेट की, तो भरतपुर नाम का जो किंगडम था वो जाट्स ने एस्टैब्लिश किया था। तो अगर आप मैप पे समझें तो ये जो एरिया है, जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान का कुछ पार्ट मिला करके ये भरतपुर का किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो जाट्स हैं ये प्राइमरीली एक एग्रेरियन कम्युनिटी थे, और ऐसा नहीं है कि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो एकदम सडनली सामने था। हमेशा से ही ये लोग एक प्रोमिनेंट एग्रेरियन कम्युनिटी के रूप में इस एरिया में नजर आते थे, और इनका जो है वो एक काफी वेल्दी और पॉपुलेशन जो रहा है, काफी ये लोग रिच और वेल्दी पॉपुलेशन रहे हैं। तो इनका जो प्रेजेंस था वो काफी स्ट्रॉन्ग था इस पूरे रीजन में। तो स्टार्टिंग में ये लोग अच्छे से रहते थे, मुगल्स के साथ इनका ज्यादा कोई इशू नहीं था। हाँ, बट इनको अपने जो ये प्रोमिनेंटली हिंदूज थे, तो इनको अपना जो रिलीजन था, अपना जो कल्चर था वो बहुत ज्यादा प्यारा था। तो ये लोग उसके अगेंस्ट रिबेल किया इन्होंने, कि जब औरंगजेब ने अपनी पॉलिसीज इनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करी, तब जाट्स ने यहाँ पर अपना जो सेपरेट स्टेट है वो एस्टैब्लिश किया। तो किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर चूड़ामन जाट्स के नाम से इनको जानेंगे, क्योंकि चूड़ामन के साथ ही इस जाट स्टेट की जो शुरुआत है वो हुई थी। लेकिन इसके पहले भी, चूड़ामन के पहले भी एक दो रिबेलियंस हैं जो हुए थे। जैसे गोकुल ने सबसे पहला रिबेलियन किया था, उसके बाद भी एक रिबेलियन हुआ था जो राजा राम जाट ने किया था, लेकिन क्योंकि उनको क्रश कर दिया गया था तो उनका जो प्रेजेंस है वो उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो जाट्स थे वो कौन थे। तो जाट्स वर अ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट कम्युनिटी इन इंडिया, प्राइमरीली नोन फॉर देयर अग्रेरियन बैकग्राउंड एंड मार्शियल ट्रेडिशंस। आज भी देखिए, अगर आप आज के जमाने में भी जाट्स जो है उनका एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, और वो लोग अपने मार्शियल ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं कि उनका जो लड़ने का तरीका है वो बहुत अलग था। तो इनके प्रेजेंस कहाँ कहाँ थी, तो नॉर्दर्न रीजन्स जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। During the medieval period, the Jats consolidated their influence in the northern plains of India. They established themselves as a formidable agrarian community with strong village-based governance systems. क्योंकि इनका जो गवर्नेंस सिस्टम था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए विलेज में ही ये लोग रहते थे, बट विलेज में इनका खुद का एक गवर्नेंस सिस्टम जो है वो हुआ करता था। तो इसीलिए बहुत आसान हो गया था इनके लिए मुगल्स के अगेंस्ट खड़े होना, खास करके तब जब जो मुगल्स की अथॉरिटी है वो कमजोर होने लगी थी। तो जाट्स ऑफन रेजिस्टेड टू द रूल ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इंक्लूडिंग द दिल्ली सल्तनत एंड लेटर द मुगल एम्पायर। देयर रेजिस्टेंस वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द डिजायर टू प्रोटेक्ट देयर एग्रेरियन इंटरेस्ट एंड ऑटोनॉमी। क्योंकि पहले जितने भी मुगल्स थे उन्होंने इनकी ऑटोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, इनको इनका जो रिलीजन है उसको फॉलो करने दिया गया, इनके एग्रेरियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा। तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई इनकी ऑटोनॉमी के साथ, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। तो इन लोगों ने भी किसी तरीके का कोई रिबेलियन नहीं किया। बट जैसे ही औरंगजेब का एरा आया जो कि 1658 में स्टार्ट होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिक्टर रिलीजियस पॉलिसीज जो है वो अपनाई जाने लगती हैं, जिसका कि विरोध यहाँ पर जाट्स करते हैं। तो सबसे पहला किया था 1669 में गोकुल नाम के एक लीडर ने, जो कि एक जाट जमींदार थे फ्रॉम तिलपत। तो इन्होंने जो रिबेलियन किया वो इसलिए किया क्योंकि औरंगजेब ने जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए थे, टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट कर रहा था। तो क्योंकि जाट्स प्राइमरीली एक हिंदू कम्युनिटी थे, उनका जो इंटरेस्ट था, अब कोई भी अगर धर्म पे अटैक करता है तो वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है। तो यहाँ पर ये जो गोकुल है उन्होंने रिबेल किया, बट अल्टीमेटली इनके रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद फिर राजा राम जाट ने 1685 में एक रिबेलियन किया। ये सब औरंगजेब के ही टाइम में हो रहा है।
तो गोकुल के डेथ के बाद राजा राम जाट ने जो रिबेलियन किया उसको भी क्रश कर दिया। भले ही उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह को कैप्चर कर लिया था, मुगल फोर्सेस को अटैक भी किया था, लेकिन उनका भी रिबेलियन जो है वो 1685 में उनको डिफीट कर दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। अब हो जाती है औरंगजेब की डेथ। कब? तो 1707 में। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि कैसे 1707 में मुगल्स की जो पावर है, मतलब औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल्स की जो पावर है वो डिक्लाइन होने लगी थी, क्योंकि इंटरनल जो इनएफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जितने भी रूलर्स थे वो इतने सब एफिशिएंट नहीं थे, तो इस वजह से जो रीजनल किंगडम्स थे वो राइज होने लगे थे। तो औरंगजेब के डेथ के बाद एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, जहां पर कि जाट्स को एक मौका मिला अपनी रीजनल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने का। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पावर वैक्यूम, the Jats consolidated their power in the region. Leaders like Chudaman and Badan Singh played crucial roles in organizing the Jats, establishing independent states. तो सबसे पहले लीडर हैं यहाँ पर चूड़ामन। तो बहादुर शाह वन जिन्होंने औरंगजेब को सक्सीड किया, चूड़ामन ने यहाँ पर उनकी हेल्प करी थी उनको गद्दी पर बिठाने में, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो स्टार्ट हो गया। तो बहादुर शाह को जरूरत पड़ी कि कोई उनकी हेल्प करे, तो यहाँ पर चूड़ामन ने बहादुर शाह वन की हेल्प करी और उनको मुगल गद्दी पर बिठाया। अब जब ये हुआ तो क्योंकि अब हेल्प करी है, वो भी इतने बड़े काम में हेल्प करी है, तो उनको दोस्त बना लिया। चूड़ामन को बहादुर शाह ने अपना दोस्त बना लिया और उनको मथुरा का मनसबदार और फौजदार दोनों बना दिया। अब जब मनसबदार और फौजदार दोनों बना दिया, इसका मतलब है कि उनके पास सफिशिएंट पावर आ गया, मिलिट्री को भी लेकर के, यानी लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर के और रेवेन्यू को भी लेकर के। तो जब चूड़ामन ने ये देखा कि बहादुर शाह वन जो है वो इतने केपेबल नहीं है, इतने एफिशिएंट रूलर नहीं है, तो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए, प्लस ये जो उनको इंचार्ज बनाया गया था, मथुरा का फौजदार बनाया गया था और मनसबदारी दी गई थी, उन सब चीजों का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपना एक फोर्ट बना लिया थून में। थून जो है वो प्रेजेंट डे राजस्थान में लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पर जयसिंह टू ने, जो गवर्नर थे आगरा के, उन्होंने अटैक कर दिया। ये देखने के बाद कि चूड़ामन ने थून में अपना फोर्ट बनाया है, उन्होंने चूड़ामन पे अटैक कर दिया, जिसका जो गम है वो चूड़ामन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी डिफीट नहीं होती है। यहाँ पर भले ही वो सुसाइड कर लेते हैं डिफीट के बाद, बट उसके बावजूद भी जो बदन सिंह है वो उनको सक्सीड करते हैं 1722 में। क्यों सक्सीड करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी मुगल एम्पायर जो है वो वीक था, तो अब कंप्लीटली अगर उसको कैप्चर कर लेते, किसी रूलर को वहां पर नहीं बिठाते इस जो पूरे एम्पायर में, तो ये चीज मुगल एम्पायर के लिए कहीं ना कहीं जो है एक बैकलैश साबित हो सकती थी, एक ड्रॉबैक साबित हो सकता था। इसीलिए यहाँ पर बदन सिंह को फॉर्मली, जो मोहम्मद शाह है वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप जो हैं वो भरतपुर के राजा हैं। तो बदन सिंह को जब फॉर्मली रिकॉग्निशन मिल गया तो अब उनके लिए और इजी हो गया कि वो भरतपुर में अपने पावर को कंसोलिडेट कर सकते थे। तो बदन सिंह फोकस्ड ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। ही प्रमोटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस एंड फोर्ट्स। इन्होंने बहुत सारे पैलेसेस एंड फोर्ट्स बनवाए, जैसे दीग में, कुम्हेर में, वीर में और भरतपुर में। हिज रेन लेड द फाउंडेशन फॉर अ प्रॉस्पेरस किंगडम। कुछ जो फोर्ट्स हैं जो इन्होंने बनवाए थे वो कुछ ऐसे दिखते हैं। दीग फोर्ट बनवाया, कुम्हेर में फोर्ट बनवाया, वीर में फोर्ट बनवाया। तो ये सारे फोर्ट्स जो जितने भी रूलर्स थे, फोर्ट्स पैलेसेस इसीलिए बनवाते थे ताकि वो अपने एम्पायर का, अपने किंगडम की मैजेस्टी को दिखा सके, दर्शा सके कि उनका एम्पायर कितना प्रॉस्पेरस है। अब बदन सिंह को सक्सीड करते हैं सूरजमल, जिनको कि हम सुजान सिंह के नाम से भी जानते हैं। और सूरजमल जो है, इनको ये जाट्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर के रूप में इमर्ज होते हैं। इनफैक्ट इनके बाद, सूरजमल के बाद इस तरीके का कोई रूलर हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में भी जितने किंग्स रहे हैं उसमें सूरजमल या सुजान सिंह का नाम जो है वो काफी प्रोमिनेंट माना जाता है। So Surajmal is often hailed as the greatest ruler of Bharatpur. He was known for his military strategies and skills. Under his leadership,
The Jat kingdom expanded significantly, capturing the territories like Agra, Delhi and parts of Rajasthan. अब दिल्ली का मतलब यहाँ पर मुगल सल्तनत को डिफीट करना नहीं है, बल्कि दिल्ली के कुछ पार्ट्स जो हैं वो सूरजमल ने कैप्चर किए थे. The Surajmal adeptly navigated the complex political landscape, forging alliances with the Marathas, Rajputs and even the British at times. His diplomatic acumen helped in securing the kingdom against powerful adversaries. इतना सूरजमल का नाम इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि इनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी ये बहुत ज्यादा अच्छी थी, कि मतलब इनको पता था कि कौन से राज्य के साथ हमें किस वक्त अलायंस करना है, किस वक्त संधि करनी है, कब नहीं करना है. यही चीज डिप्लोमेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आप देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस की हम जब भी बात करते हैं डिप्लोमेसी के कंटेक्स्ट में, तो कभी किसी देश के साथ जो संबंध है हमारे उनको हम खराब नहीं होने देते हैं. क्यों? ताकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, हो सकता है आने वाले टाइम में उस देश के साथ जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो अलाइन हो जाए. तो इसीलिए यहाँ पर सूरजमल ने कोशिश करी कि जितने भी जो प्रोमिनेंट एमर्जिंग स्टेट्स थे उस टाइम के, जैसे कि मराठास हो गए जिनके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, राजपूत हो गए, इन सबके साथ जो सूरजमल थे उन्होंने अलायंस बनाने की कोशिश करी, और इवन यहाँ तक कि ब्रिटिश के साथ भी, ताकि उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका जो कंसोलिडेशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके. ठीक है. तो सूरजमल जो थे इसके अलावा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए. हम देखते हैं कि जितने भी ये प्रोमिनेंट किंगडम्स एमर्ज हुए थे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस किया वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने पे किया. क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मुगल्स के हिसाब से चली आ रही थी. तो अगर मुगल्स को पूरे तरीके से आपको मुगल्स का जो छाप है उसको हटाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है. तो रिफॉर्म सूरजमल इम्प्लीमेंटेड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सच एज एनकरेज्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे डैम्स वगैरह भी इन्होंने बनवाए थे, एंड ट्रेड. हिज पॉलिसीज इंश्योर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ भरतपुर. क्योंकि सिर्फ मिलिट्री स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, साथ साथ में आपके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि आप मिलिटरीली कितने भी स्ट्रांग हो जाए, आपका मिलिट्री कितना भी स्ट्रांग हो जाए, अल्टीमेटली मिलिट्री का जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक वो काम नहीं करेगा, और पेट भरने के लिए स्ट्रांग इकोनॉमिक पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा उन्होंने कल्चर को भी बहुत ज्यादा पैट्रनाइज किया, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल पैलेसेस, फोर्ट्स एंड टेम्पल्स, contributing to the architectural heritage of the region. और ये इतने ज्यादा, इनका जो फोरसाइटेडनेस था, फारसाइटेडनेस था, वो इतना ज्यादा था कि इनको प्लेटो ऑफ द जाट पीपल या जाट ओडेसीज के नाम से भी जाना जाता है. प्लेटो जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं, कि उनके लेवल ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, उनका जो लेवल था पॉलिटिकल थिंकिंग का, वो जनरली लोगों में देखने को नहीं मिलता है. तो अगर मॉडर्न हिस्टोरियंस ने, खास करके जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, वो उन्होंने अगर प्लेटो का टाइटल जो है वो सूरजमल को या सुजान सिंह को दिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इस तरीके का टाइटल जनरली और किसी को नहीं दिया जाता है. ठीक है. तो सूरजमल जो थे, अब इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो क्या होता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो रूलर है सदाशिव राव भाऊ, तो वो अप्रोच करते हैं सूरजमल को कि आप हमारा सपोर्ट करिए. तो सदाशिवराव भाऊ जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जब अफगान इन्वेजन, नादिर शाह जब इन्वेड करने वाले होते हैं, तो यहाँ पर इसको एक रिलीजियस बैटल के रूप में सदाशिवराव भाऊ जो है वो दिखाना चाहते हैं कि हिंदूज को अपना जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना होगा. तो सूरजमल को भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि भरतपुर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था, तो वहां पर जाकर के ये सूरजमल से जो हेल्प है, वो अलायंस है, वो मांगते हैं. लेकिन सूरजमल यहाँ पर उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके कुछ कंडीशंस थे, कुछ सजेशंस थे, जिसको कि सदाशिवराव भाऊ लेने से इनकार कर देते हैं. तो यहाँ पर जो सूरजमल है वो डिसाइड करते हैं कि वो एक न्यूट्रल पार्टी के तरह काम करेंगे, ना तो वो अफगान्स को सपोर्ट करेंगे और ना ही वो थर्ड जो मराठास हैं उनको सपोर्ट करेंगे. तो अफगान इन्वेजन पोर्ट्रेड एज अ रिलीजियस बैटल. सूरजमल डिसाइडेड टू जॉइन द मराठास, लेकिन फिर सूरजमल और सदाशिवराव भाऊ के बीच में डिफरेंसेस हो गए.
जिससे कि वो मराठास का साथ देने से मना कर देते हैं। और अब्दाली यहाँ पर इंश्योर करता है कि भरतपुर एक न्यूट्रल किंगडम की तरह रहे, जो कि मराठास के लिए बहुत ज्यादा फेटल होता है, क्योंकि इन केस अगर भरतपुर शायद उनके जब साथ होता तो इतनी बुरी हार नहीं होती। और जब यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हार जाते हैं, उसके बाद भरतपुर का भी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर सूरजमल अपनी तरफ से जितने भी जो लोग वगैरह जो घायल हो रहे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, उनको असिस्ट करने के लिए सूरजमल ने जो भी प्रोविजंस थी वो अपने किंगडम में लगवाई थी। तो आफ्टर द बैटल द मराठास लॉस्ट देयर प्री एमिनेंट पोजिशन इन नॉर्थ इंडिया which ultimately paved for the British colonial powers to take over। तो अब हम देखते हैं कि ये जो भरतपुर किंगडम था वो कैसे डिक्लाइन हुआ। तो सबसे पहले तो 1763 में, यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के 2 साल बाद, 1761 में हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और उसके 2 साल के बाद ही यहाँ पर सूरजमल की डेथ हो जाती है। तो ऑलरेडी भरतपुर जो था वो थोड़ा वीक हो गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, क्योंकि भले ही आप उस वॉर का पार्टी ना हो, बट जो सिचुएशन एमर्ज हुई उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। अगर आपके नेबरहुड में जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं रहती है तो उसका इम्पैक्ट आपके अंदर भी आपके किंगडम में भी देखने को मिलता है। प्लस सूरजमल की डेथ के बाद, जैसे मुगल्स में हमने देखा कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो सक्सेसर्स थे वो वीक रहे, उनका वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, वैसे ही सूरजमल की डेथ के बाद यहाँ पर जो पावर स्ट्रगल्स हैं वो स्टार्ट हो गए। तो जवाहर सिंह जो थे वो इनको सक्सीड करते हैं, लेकिन जवाहर सिंह का जो रूल था, एक तो उनको ज्यादा समय नहीं मिला, सिर्फ 5 साल के लिए ही वो यहाँ पर रूल कर पाए, प्लस ये सूरजमल के जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। तो जवाहर सिंह एंगेज्ड इन सेवरल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स with neighboring powers including the Marathas and the Rajputs. These strained the resources and weakened the kingdom। क्योंकि मराठास को अभी अब्दाली ने डिफीट किया था, तो मराठास अपना पावर को एक्सपैंड करना चाहते थे। प्लस क्योंकि भरतपुर ने मराठास को सपोर्ट नहीं किया था तो दोनों के रिलेशंस जो थे वो स्ट्रेन हो गए थे। तो यहाँ पर जवाहर सिंह उनके साथ, राजपूत के साथ, सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और उनके जो रिसोर्सेज थे वो खत्म हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जवाहर सिंह को जो है 1768 में असैसिनेट कर दिया जाता है, जिसके बाद जो लीडरशिप है वो और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाती है। फिर उसके बाद रतन सिंह उनको सक्सीड करते हैं 1768 से 69, सिर्फ 1 साल के लिए। लेकिन रतन सिंह और उनके बाद जो रूलर्स आए वो इतने इनएफिशिएंट थे कि भरतपुर जो है वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। तो lack of strong leadership led to a decline in administrative efficiency and governance, weakening the kingdom's internal structure। उसके बाद क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उस वक्त, अब ये जो टाइम है 1768 1769 के बाद का, तो इस समय तक बैटल ऑफ बक्सर यानी 1764 का बैटल जो है वो हो चुका है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस पर अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आप याद करिए कि 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आया था। तो कहीं ना कहीं मतलब ब्रिटिशर्स का जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर अब ब्रिटिश के साथ जाट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली 1805 में जो भरतपुर है उसको ब्रिटिश सीज कर लेते हैं। और भरतपुर का जो लोहागढ़ फोर्ट है, भले ही वो उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, बट धीरे धीरे करके, क्योंकि भरतपुर जो है वो सीज हो गया था, उसको कंट्रोल कर लिया था, तो बाद में भरतपुर में ही जो किंगडम है जाट्स का, उनका जो पैलेस था उसको हम लोहागढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो भले ही यहाँ पर 1805 में लोहागढ़ फोर्ट को यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में आगे चल करके हम देखते हैं कि 1825 में लोहागढ़ फोर्ट को भी ये सीज कर लेते हैं, और कंप्लीटली जो है वो भरतपुर का एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट एम्पायर या इंडिपेंडेंट किंगडम खत्म हो जाता है। तो ये 1825 के बाद, फॉलोइंग द फॉल ऑफ द लोहागढ़ फोर्ट, भरतपुर वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द किंगडम्स इंडिपेंडेंस एंडेड एंड इट्स रूलर्स वर रिड्यूस्ड टू टिट्युलर स्टेटस अंडर द ब्रिटिश सुजरेंटी। कि भले ही उनको टाइटल दे दिया जाता था कि हाँ ये जो है ये भरतपुर के राजा हैं, बट उनके पास कोई पावर नहीं होता था। आप देखिए, अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे आगे चल करके,
तो इसमें बहुत सारे ऐसे राजा आपको देखने को मिलेंगे स्टेट्स के, ब्रिटिश स्टेट्स के, जिनको कि राजा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप देखिए सैफ अली खान जो हमारे एक्टर हैं, उनको नवाब का टाइटल दिया गया। नवाब का टाइटल दिया गया क्योंकि वो नवाबों के खानदान से बिलोंग करते थे। तो भले ही, लेकिन क्योंकि हमारा जो देश जब आजाद हुआ तो ये टाइटल्स वगैरह अंडर आर्टिकल 18 इनको अबॉलिश करने की बात कर दी गई। तो किसी को भी राजा, नवाब, इन सब नामों से हम अब नहीं जानते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो इनको टाइटल्स दे दिया करते थे, जो टाइटल्स इनके पास आगे ये लोग कंटिन्यू करते थे, भले ही उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता था। अब हम आ जाते हैं, अगला जो स्टेट है अफगान्स ऑफ फर्रुखाबाद एंड रोहिलखंड। तो फर्रुखाबाद और रोहिलखंड दोनों ही अफगान स्टेट्स के रूप में इमर्ज होते हैं। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, दोनों के अलग अलग लीडर्स भी हैं, बट दोनों का जो लोकेशन है वो काफी हद तक एक दूसरे के आसपास है। दोनों ही यूपी के जो नॉर्थ वाला एरिया है वहां पर लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको रोहिलखंड देखने को मिल जाएगा सेंट्रल यूपी में, और नॉर्दर्न एरिया में आपको नॉर्दर्न यूपी में रोहिलखंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये है फर्रुखाबाद और वो है रोहिलखंड। तो होता ये है कि मिड 18th सेंचुरी में अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। अब इतिहास गवाह है कि जब जब पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुआ है तब तब माइग्रेशंस हुए। तो अफगान्स जो है वो वहां से माइग्रेट करके इंडिया आने लगते हैं, क्योंकि सबसे इमीडिएट जो उनके बॉर्डर में उस समय पाकिस्तान तो एग्जिस्ट करता नहीं था, तो इमीडिएट उनको जो जगह मिली वो थी इंडिया, और इंडिया वो लोग आने लगे। उसके बाद अफगान लीडर्स एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर फर्रुखाबाद। तो ये जो एरिया है, क्योंकि वो लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आने लगे, तो अब यहाँ पर जब रहने लगे तो धीरे धीरे करके वहां पर अपना जो होल्ड है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसके बाद कि इनका एक सेपरेट लीडर यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश करता है। तो अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद की जो खोज है वो 1714 में मोहम्मद खान बंगश, जो कि एक अफगान नोबल थे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर फर्रुखसियार, द सिटी एंड द स्टेट वर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द एम्परर। तो ये जो मोहम्मद खान बंगश है 1714 में, यानी औरंगजेब की डेथ के बाद, और इस समय जो मुगल एम्परर थे वो है फर्रुखसियार, और फर्रुखसियार ने इनको जो है एक मुगल एम्परर का गवर्नर बनाया था, एक नोबल बनाया था, ठीक है। तो उन्हीं के ऑनर में ये जो फर्रुखाबाद को नाम दिया गया है। तो मोहम्मद खान बंगश, ओरिजिनली फ्रॉम अफगानिस्तान, सर्व्ड द मुगल एम्पायर एंड गेन्ड प्रोमिनेंस एज अ मिलिट्री कमांडर। और ये इनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज से इतने इम्प्रेस्ड थे, जो फर्रुखसियार थे वो इनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड थे कि इनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो दी गई, जिसके बाद इन्होंने फर्रुखाबाद की जो स्थापना है वो की। तो ही एस्टैब्लिश्ड फर्रुखाबाद एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट स्टेट यूजिंग हिज मिलिट्री प्रोवेस टू एक्सपैंड हिज टेरिटरीज एंड इन्फ्लुएंस। क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इस समय तक मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंस असर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश करें। तो इन्होंने बनाया फर्रुखाबाद। तो while initially loyal to the Mughal Empire, Bangash exploited the empire's weakness to assert greater autonomy. शुरू में ये भले ही लॉयल थे, क्योंकि अब फर्रुखसियार ने इनको मिलिट्री कमांडर बनाया तो एक लॉयल्टी हो जाती है। उसके बाद लेकिन जब इन्होंने देखा कि एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो उस वीकनेस का इन्होंने फायदा उठाया। तो ही मैनेज्ड टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन असर्टिंग इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेटिंग विद द मुगल्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। लेकिन ऐसा भी नहीं होता था कि अपने इंडिपेंडेंस के लिए ये मुगल्स के खिलाफ बगावत करने लगते थे। हमेशा ये मुगल्स के साथ कोऑपरेट करके चले ताकि इनकी जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहे। तो मोहम्मद खान बंगश expanded his domain through military campaign and strategic alliances. He focused on building a strong administrative framework, promoting trade and encouraging agricultural development, ताकि जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस वो जीत सके। तो the rise of Marathas posed a significant challenge to Bangash ambitions. Despite his military capabilities, conflict with the Marathas strained his resources and limited his expansion. क्योंकि इस टाइम तक मराठास भी एक्सपैंड कर रहे थे,
मराठास भी जो है वो दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे और दिल्ली के बियॉन्ड भी जो अपना टेरिटरीज है उसको एक्सपैंड करना चाहते थे। हमने देखा था कि मराठास जब अपने पीक पर थे तो कितना ज्यादा उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो बढ़ गया था। तो उसमें अब मोहम्मद खान बंगश भी एक्सपैंड करना चाहते हैं और मराठास भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो नेचुरल है कि इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन मोहम्मद खान के बाद यानी मोहम्मद खान बंगश के बाद यहाँ पर कोई और प्रोमिनेंट रूलर या प्रोमिनेंट बंगश पठान यहाँ पर नजर नहीं आया। तो आफ्टर मोहम्मद खान बंगश डाइड इन 1743, his successors struggled to maintain the same level of control and faced increasing pressure from the Marathas and the British. The growing influence of the British East India Company in northern India further weakened Farrukhabad's independence. By the late 18th century, the state had become a client state under the British dominance. कि लेट 18th सेंचुरी आते आते तक, क्योंकि अब फर्रुखाबाद के पास मोहम्मद खान बंगश के बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं रहा जो उनके पावर को कंसोलिडेट करके रख सके, मेंटेन करके रख सके, और क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सपैंड कर रहे थे, तो अल्टीमेटली फर्रुखाबाद एक क्लाइंट स्टेट की तरह ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। क्लाइंट स्टेट यानी कि एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जैसे सब्सिडियरी अलायंस वाले जो स्टेट्स होते थे, जिनको कि सब्सिडियरी अलायंस हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, तो उसी तरीके से क्लाइंट स्टेट भी होता था। भले ही ये लोग फॉर्मली सब्सिडियरी अलायंस कभी भी साइन नहीं करते थे, तो ऐसा होता था कि इनके पास फॉरेन रिलेशंस या जो बाकी स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशंस बनाने का कोई पावर नहीं होता था। एक ब्रिटिश कमांडर या ब्रिटिश ऑफिसर इनके जो किंगडम है उसमें पोस्टेड होता था। उसके बाद इनके पास इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने का पावर भले ही होता था, बट एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने का पावर नहीं होता था। रिसोर्सेज पे इनका कुछ खास कंट्रोल नहीं होता था। तो इतने सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्लाइंट स्टेट्स पे लगाए जाते थे। अब ये थी फर्रुखाबाद की कहानी। तो फर्रुखाबाद और रोहिलखंड की अगर हम बात करें तो दोनों ही अफगान स्टेट्स थे, बट दोनों एक नहीं थे। दोनों को अलग अलग लीडर्स ने एस्टैब्लिश किया था और दोनों का एग्जिस्टेंस जो था वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट था, एक साथ नहीं था। तो अगला जो स्टेट है वो है रोहिलखंड, और फर्रुखाबाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रोहिलखंड यहाँ पर जो है। तो रोहिलखंड जो है वो एस्टैब्लिश किया रोहिल्ला अफगान्स ने, who migrated to northern India during the 18th century. The region is named after them and includes past parts of present day उत्तर प्रदेश। तो रोहिलखंड के जो लीडर थे जिन्होंने रोहिलखंड की खोज करी, उनका नाम है अली मोहम्मद खान। अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि एक है मोहम्मद खान बंगश और दूसरे हैं अली मोहम्मद खान। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि रोहिलखंड में IL आता है और अली में भी आप देखिए कि ALI आता है। तो थोड़ा सा अगर आप रिलेट कर पाए तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने रोहिलखंड की स्थापना जो है वो करी। तो इनिशियली वो एक मुगल गवर्नर के रूप में यहाँ पर कटिहार में काम करते थे, बट जैसे जैसे, जो कि हम अभी तक इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीक हुआ वैसे वैसे जितने भी रीजनल गवर्नर्स थे उन्होंने इस चीज का जो एडवांटेज है वो लिया और अपना इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश किया। तो अली मोहम्मद खान कंसोलिडेटेड हिज पावर थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड अलायंसेस। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट आंवला and effectively controlled the region between the Ganges and the Yamuna rivers। यानी इनका जो एरिया था, क्योंकि गंगा और यमुना के बीच में लोकेटेड था, तो रोहिलखंड एक बहुत फर्टाइल एरिया में लोकेटेड था। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जितने भी ऐसे लैंड्स थे जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होते थे, जैसे गंगा यमुना दोआब हो गया या कृष्णा गोदावरी दोआब हो गया, उन सब को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होते रहे। तो लाइक बंगश, अली मोहम्मद खान maintained a complex relationship with the Mughals, oscillating between loyalty and asserting autonomy as the central authority weakened। फिर उसके बाद अली मोहम्मद खान को सक्सीड करते हैं हफीज रहमत खान। और हफीज रहमत खान जो थे, अली मोहम्मद खान की जो डेथ है वो 1748 में हो जाती है। अभी तक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो नहीं हुआ है। तो अली मोहम्मद खान की जब डेथ हो जाती है तो उनको सक्सीड करते हैं हफीज रहमत खान,
और ये अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि जब मोहम्मद खान बंगश ने अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहा तो मराठास से उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ भी यही होगा। अब जाट स्टेट में हमने देखा था कि मराठास के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। पहली चीज क्योंकि जाट्स मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में बिलीव नहीं करते थे, हमने देखा कि सूरजमल जो थे वो डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनाते थे। दूसरी चीज कि उनके बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस भी नहीं थे। यहाँ ये लोग जो थे वो अफगान्स थे जिनको कि मुस्लिम्स थे बेसिकली, तो मराठास को हमेशा से ही इस चीज से प्रॉब्लम जो है वो रही, तो दोनों के बीच में कभी भी अलायंस जो है वो नहीं बन पाया। तो रोहिलास अंडर रहमत खान frequently clashed with the Marathas. These conflicts were part of the larger struggle for the control over northern India. उसके बाद ये जो है यानी हफीज रहमत खान ये अवध के नवाब के साथ, जो उस समय थे शुजा-उद-दौला, हमने अवध के टाइम पे देखा था कि शुजा-उद-दौला जो है वो 1764 के बैटल में भी उनका नाम जो है वो आता है। तो यहाँ हफीज रहमत खान इनके साथ एक अलायंस बना लेते हैं कि आप चल करके मराठास के खिलाफ हमारे साथ लड़ाई लड़िए, और शुजा-उद-दौला इनको सपोर्ट भी करते हैं। बट बाद में सिचुएशन जो है वो एडवर्स हो जाती है और शुजा-उद-दौला जो है वो इनको धोखा दे देते हैं और जा करके मराठास के साथ यहाँ पर जो कोऑपरेशन है वो कर लेते हैं। तो अब होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। हमने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर में एक पार्टी बंगाल थी, दूसरी थी अवध। तो यहाँ पर बंगाल और अवध मिल करके जो है वो और तीसरे थे मुगल्स, तो तीनों मिल करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर अटैक करते हैं। और इसी का पार्ट था रोहिलखंड भी, क्योंकि एक तो वो मुगल्स के साथ था, दूसरा वो अवध के साथ भी अलायंस बना चुका था। तो यहाँ पर ये जो डिफीट है वो सिग्निफिकेंटली वीकेन कर देता है। जितने भी एम्पायर्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं उन सबको अब ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया। आप सोचिए, एक तरफ एक पार्टी है और दूसरी तरफ यहाँ पर चार पार्टीज हैं और चारों को ब्रिटिशर्स जो हैं वो डिफीट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके कमजोरी को हाईलाइट करने लगता है। तो रोहिलखंड किंगडम भी जो है वो इसके बाद वीक पड़ जाता है। उसके बाद 1774 में होता है रोहिल्ला वॉर, जिसमें कि ये जो नवाब हैं अवध के वो ब्रिटिश के सपोर्ट से यहाँ पर रोहिलखंड पे अटैक कर देते हैं। तो जिनके जो यहाँ पर अलायंस में थे, अवध के नवाब जो थे वो रोहिलखंड के साथ अलायंस में थे, रोहिल्लास के साथ अलायंस में थे, वही अब ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके इन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि रोहिलखंड का जो एनेक्सेशन है वो हो जाता है। तो रोहिल्ला वॉर के बाद जो यहाँ पर ब्रिटिश हैं वो रोहिलखंड को एनेक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हफीज रहमत खान को मार दिया जाता है और ये जो रीजन है वो एक क्लाइंट स्टेट की तरह ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है और अल्टीमेटली इसकी जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये हमें दिखाता है कि कैसे अफगान्स ने जो फर्रुखाबाद है उसमें अपना एक सेपरेट स्टेट एस्टैब्लिश किया और रोहिलखंड में भी अपना एक सेपरेट स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश किया। तो अभी तक हमने जितना समझा है, अब इसके बाद हमारा जो एक दो किंगडम्स और बचे हैं उसको भी हम कंक्लूड कर लेंगे, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे। तो जितने भी ये जो रीजनल स्टेट्स थे जो एस्टैब्लिश हुए मुगल एम्पायर के कमजोर हो जाने के बाद, अल्टीमेटली हम देखते हैं कि उनको ब्रिटिशर्स जो थे वो एनेक्स कर लेते हैं। तो ये ना कि सिर्फ मिलिट्री रूप से हमारी जो कमजोरी है उसको दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इंटरनल डिफरेंसेस जब आपके बीच में होते हैं तो बाहर वाले का आप पर जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर जितने भी इंटरनल पावर्स थे वो अगर यूनाइटेड होते, फॉर एग्जाम्पल मराठास हो गए, जाट्स हो गए, उसके बाद जो मुगल्स भी उस टाइम पे थे, उसके बाद जो साउथ इंडियन किंगडम्स थे जैसे केरला हो गया, ये सब अगर यूनाइटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है वो इतनी इजीली नहीं हो पाता। बट इंटरनल डिफरेंसेस को ही ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया और उसके बाद उसका फायदा उठाया। डिवाइड एंड रूल की जो वो पॉलिसी अपनाते थे उसका फायदा उन्हें मिला और अल्टीमेटली इंडिया को उन्होंने जो इजीली कंट्रोल कर लिया, कॉन्क्वेस्ट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद के जो रीजनल किंगडम्स बचे हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।